ऊपर वाला जब भी देता है ठप्पर फाड़ के देता है, लेकिन अगर आप शिक्षा का अंधाधुंध व्यापार करेंगे तो आपको गड्ढे में गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ एक समय इंडिया की पहली नंबर 1 एडटेक कंपनी बायजूस के साथ। जैसे कि बायजूस को आप जानते ही हैं, आजकल खबरों में छाया हुआ है। वैल्यूएशन कभी $22 बिलियन पहुंची, फिर कम होकर $12 बिलियन, $10 बिलियन और आज $2 बिलियन पर पहुंच गई है। जैसे कि बायजूस को आप जानते ही हैं, ये कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन केटर करने के लिए जानी जाती है। बायजूस ही वो कंपनी है जिसने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस या इकोसिस्टम को घर घर पहुंचाया और खूब प्रॉफिट कमाया। हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया कि आज बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई है? ऐसी क्या वजह रही कि 2022 में $22 बिलियन का वैल्यूएशन के साथ कंपनी आज $2 बिलियन से भी कम हो गई है? आइए जानते हैं बायजूस की इस केस स्टडीज में कैसे बायजूस एक कमाल की ब्रांड बनी, कमाल की कंपनी बनी और कैसे आज वो जीरो पर आ चुकी है और आखिर क्या कारण है इन सब चीजों के पीछे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम सबसे पहले इस तरह की कमाल की वीडियोस आप तक ला सके। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बायजूस की शुरुआत की थी रविंद्रन बायजू ने। रविंद्रन के फादर एक स्कूल में फिजिक्स के टीचर थे और मदर उसी स्कूल में मैथ्स की टीचर। तो पढ़ने लिखने का माहौल पहले से ही घर में था और रविंद्रन अपनी एकेडमिक्स में काफी अच्छे थे। अपनी स्कूलिंग करने के बाद साल 2000 में उन्होंने कुन्नूर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई थी। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 2003 में, जब वो अपने हॉलीडेज पर घर आए थे। उन्हीं दिनों वो अपने कुछ दोस्तों से मिले जो IIM से MBA करने के लिए कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके दोस्तों को पता था कि रविंद्रन मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो चाहते थे कि वो मैथमेटिक्स रविंद्रन से पढ़ें और उन्होंने सभी को मैथ्स पढ़ाई। वो सभी बहुत अच्छे से समझने लगे और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने लगे। रविंद्रन का एक्सीलेंट एप्टीट्यूड देखकर उनके दोस्तों ने उन्हें भी कैट का एग्जाम देने को कहा और रविंद्रन ने दिया भी और वो कैट जैसे टफ एग्जाम में 100 परसेंटाइल के साथ पास हुए। ये देखकर सब दंग रह गए, लेकिन रविंद्रन को MBA करने में कुछ खास रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपनी UK बेस्ड कंपनी में वापस काम करने लगे। इसी के साथ वो उन एस्पायरेंट्स को पढ़ाई में हेल्प करते थे जो कैट को क्वालिफाई करना चाहते थे। धीमे धीमे वो अपने एक्सीलेंट टीचिंग मेथड के लिए पॉपुलर होने लगे और हर कोई उनसे पढ़ने की चाह रखने लगा। फिर 2005 में फिर से उन्होंने कैट एग्जाम दिया और एक बार फिर 100 परसेंटाइल लाए। तभी उन्होंने अपनी टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व किया और ये सोचा कि उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। इसके चलते 2005 में उन्होंने अपनी पहली कोचिंग क्लास खोली और टीचिंग के सेक्टर में एंटर किया। उनके स्टाइल को बहुत पसंद किया जाने लगा और अब कई लोग रविंद्रन के बारे में जानने लगे थे। स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखकर उन्होंने ऑडिटोरियम में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। साल 2006 में उनके स्टूडेंट्स की संख्या 1200 के आसपास पहुंच गई थी। अपने इस टीचिंग मॉडल में उन्होंने कुछ एडिशन रखा, जैसे शुरुआत के कुछ दिनों में वो स्टूडेंट्स को फ्री ट्रायल देते और फिर 750 रुपए पर सेशन चार्ज करने लगे। अपने इस काम में वो बहुत पोटेंशियल देखते थे। अब न सिर्फ कैट के स्टूडेंट्स बल्कि वो हर एक स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते थे। इसके चलते साल 2007-2009 में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू किया। ये वो टाइम था जब वीडियो लर्निंग का इंडिया में कोई बोलबाला नहीं था। सभी कन्वेंशनल या यूं कहें चलते आ रहे टीचिंग मॉडल को ही फॉलो करना चाहते थे, चाहे बात करें स्कूल्स की या कोचिंग क्लासेस की। रविंद्रन बायजू ने इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का सोचा अपने इनोवेटिव वीडियो लर्निंग आइडिया के जरिए। इस वीडियो लर्निंग के माध्यम से उन्होंने स्टूडेंट्स के कंसेप्चुअल नॉलेज को एनहांस किया और एक सब्जेक्ट क्लैरिटी दी। एजुकेशन फील्ड में इस चीज ने रिवॉल्यूशन का काम किया। फिर 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न कंपनी खोली, जहां वो स्टूडेंट्स को वीडियो लर्निंग के जरिए पढ़ाया करते थे। बायजूस अपने टीचिंग लाइन में काफी ग्रो करने लग गए थे। तब उन्होंने सोचा कि टीचिंग का ये एडवांटेज हर बच्चे को मिलना चाहिए और दूसरी बात, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर साल 2015 में पहली बार टीचिंग ऐप लॉन्च किया बायजूस के नाम से। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि ऐप लॉन्च करने के एक साल बाद ही साल 2016 में ऐप के डाउनलोड्स 5.5 मिलियन टाइम्स बढ़ गए। ब्रांड की स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ ने कंपनी को मोटिवेट किया और अब रविंद्रन दिन दोगुनी रात चौगुनी सक्सेस पाने की चाह रखने लगी। अब उन्होंने अपना फोकस ब्रांड और अपने ऐप की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में लगाना शुरू किया। देश के हर शहर में होर्डिंग्स लगवाए और खूब मार्केटिंग की। टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट रन करवाए, यहाँ तक कि शाहरुख खान को अपने ब्रांड का एम्बेसडर भी बनाया और कुछ टाइम बाद फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2017 के बाद से बायजूस की सक्सेस पर तो 4 चांद लग चुके थे और इस बढ़ती सक्सेस को फ्यूल किया कोविड-19 पेंडेमिक ने। दोस्तों, समय आ गया था लॉकडाउन का। हम सब जानते हैं कि उस समय देश और दुनिया किस तरह क्राइसिस से जूझ रहा था। हर व्यापार ठप पड़ गया था और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन बायजूस ने लॉकडाउन के टाइम सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन टीचिंग की तरफ पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे और उनके पेरेंट्स भी बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल करवाना चाहते थे। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2020 में कंपनी की टोटल इनकम 2703 करोड़ रही। आइए जानते हैं कंपनी ने आखिर इतनी ग्रोथ की कैसे।
अगर हम बायजूस के प्रोग्रेस के रीजंस की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जैसे मैंने बताया जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट किया था और इसी के साथ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंसल्टेंट के तौर पर लोगों के घर भेजा करती थी, जहां वो कंसल्टेंट्स पेरेंट्स को उनके कोर्स परचेज करने के लिए पूरी तरह से कन्विंस किया करते थे। वो अपने टैक्टिक्स और मार्केटिंग स्टाइल से पेरेंट्स को मैनिपुलेट करते और उनसे उनके बच्चे के फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज के बारे में बातें करते कि अगर आपने बच्चे को किसी टॉप क्लास एजुकेशन नहीं दी जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आपका बच्चा उन बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाएगा और जिंदगी में पीछे रह जाएगा। ऐसे डरा धमकाकर पेरेंट्स उनकी बातों में फंस जाते थे और जो पेरेंट्स लो इनकम बैकग्राउंड से आते थे उन्हें ये डिस्काउंट का लालच देते। जिन्होंने इनका कोई कोर्स परचेज किया होगा उन्हें पता होगा कि ये अपनी टेक्स्ट बुक, टैबलेट्स और बाकी के कुछ प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा खासा पैसा कमाते थे। पर दोस्तों लालच से बड़ा दुश्मन इंसान का कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में आप हमेशा सिर्फ ऊपर ही नहीं जाते हैं, आपका डाउनफॉल भी होता है और बस वही हुआ इनके साथ। पैसा कमाने की इसी लालच ने बायजूस को आज कहीं का नहीं छोड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बायजूस जैसी जायंट कंपनी का ऐसा डाउनफॉल आ जाएगा। एक टाइम पर इसका वैल्यूएशन $22 बिलियन का हुआ करता था जो आज $2 बिलियन से भी कम रह गया है। लोगों को मिसलीड और मिस इन्फॉर्मेशन के इसी खेल ने बायजूस के ऊपर स्कैम के क्वेश्चन मार्क लगा दिए। पेरेंट्स तो छोड़िए, आज कंपनी के एम्प्लॉइज तक कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। एम्प्लॉइज का ये कहना है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाता था, उनसे कम से कम 1 लाख का वीकली सेल्स टारगेट अचीव करने को बोला जाता था और ऐसा ना करने पर उन्हें अपनी जॉब से फायर करने की धमकी दी जाती थी। और तो और कुछ एम्प्लॉइज को कंपनी ने अभी तक नवंबर की सैलरी भी नहीं पे की है। एक समय था जब हम भी नवाब हुआ करते थे। बेशक ये लाइन अब बायजूस के मालिक रविंद्रन बायजू कहते होंगे। अपने करियर के टॉप मोस्ट पीक पर पहुंचकर उनकी एडटेक कंपनी आज धरती पर आ चुकी है। आइए समझते हैं उन पॉइंट्स को जिन्होंने बायजूस को आज एक फेलियर कंपनी बना दिया है। दोस्तों 3 पॉइंट्स हैं जिसने बायजूस को आज एक फेलियर बिजनेस मॉडल बनाया। नंबर 1, एजुकेशन से ज्यादा मार्केटिंग पर फोकस और इन्वेस्ट करना। कंपनी ने मार्केटिंग में 2200 करोड़ इन्वेस्ट किए, वही अपने एजुकेटर्स पर 300 करोड़। ऐसी मार्केटिंग का क्या मतलब जब आपकी कोर टीम ही सेटिस्फाइड नहीं है। अपने ट्रस्ट एरिया एजुकेशन को लिस्ट में सेकंड और मार्केटिंग को टॉप प्रायोरिटी देने का रिजल्ट्स बायजूस आज रियलाइज करता है। अकेले सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरिंग में बायजूस ने 1000 करोड़ लगाए थे। सेकंड, टाइमली ऑडिट ना देना। एक बार जब बिजनेस ने पकड़ बना ली है तो कंपनी ने टाइमली ऑडिट करना बंद कर दिया। उनके हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजीज वो अपना रहे थे वो सब बेस्ट ही थी। ऑडिट ना करना या रिजल्ट चेक ना करना उन्हें अपने लूपहोल्स पता ही नहीं लगने देता था और ये भी कारण बना उनके डूबने का। तीसरा, किसी नए इन्वेस्टर का कंपनी में इन्वेस्ट ना करना। 2020 में कंपनी 298 करोड़ के लॉस पर थी, वहीं 2021 में ये आंकड़ा 4588 करोड़ तक पहुंच गया। बात करें रेवेन्यू की तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 2381 करोड़ था, वहीं 2021 में 2280 करोड़। ये सब देखकर कंपनी को कोई नया इन्वेस्टर मिला ही नहीं और पुराने इन्वेस्टर्स भी अपने हाथ पीछे करने लगे। कंपनी में रेगुलर ऑडिट, रेगुलर चेक एंड बैलेंस ना होने के कारण आज बायजूस इस हालत पे है। जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांड अगर जायंट बन चुका है तो गिर नहीं सकता। ये मार्केट है दोस्तों, कब कौन उठ जाए और कब कौन गिर जाए कुछ नहीं पता। हर दिन नया होता है, हर दिन संभल कर चलना होता है, हर दिन नई स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, हर दिन कस्टमर का माइंडसेट अलग होता है और इन सब चीजों को समझ नहीं सका बायजूस, जिसकी वजह से आज उनको ये डाउनफॉल, ये फेलियर देखना पड़ा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये केस स्टडी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ऐसे ही कमाल की केस स्टडीज और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।